हेलो एवरीवन, वेलकम टू अश्विनी जीएस क्लासेस। मैं अदिति त्रिपाठी इंडियन इकोनॉमी के एक नए लेक्चर के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है कि इंडियन इकोनॉमी की पूरे सिलेबस को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, यूनिट 1, 2, 3 और 4। तो आज देखते हैं यूनिट 1 में हमारे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवर होगा। तो यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक है प्लानिंग, योजना। दूसरा टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा है पॉवर्टी, जिसको गरीबी बोलते हैं। चौथा अनएम्प्लॉयमेंट। पांचवा पॉपुलेशन, जनसंख्या। छठवां नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सातवां ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। और लास्ट टॉपिक जो है, आखिरी टॉपिक जो है यूनिट 1 का, वो है एग्रीकल्चर, कृषि। तो ये बेसिकली अगर हम लोग देखें ना, तो ये क्या है ना, एलिमेंट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, या हम लोग के अंग है इंडियन इकोनॉमी का, जिसके बेसिस पे ना इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या डेवलपमेंट जो है और उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, विकास हुआ है कितना इंडियन इकोनॉमी का, इन चीज़ों के आधार पे देखी जाती है। पॉवर्टी, गरीबी जो रेट है हमारी पॉवर्टी रेट, वो कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, तो ये सब चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है इसकी भारत की, इन चीज़ों के आधार पे ना इंडियन इकोनॉमी को हम लोग मेजर करते हैं या उसको देखते हैं, विश्व के परिवेश में देखते हैं, और उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो है ना वो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारी। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है, अभी विकसित अर्थव्यवस्था में नहीं आती है। तो आज हम लोग पहले किसी भी टॉपिक को उठाने से पहले मेरा ये रहता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसके हिसाब से ये रहता है कि मैं आपको एटलीस्ट एक छोटा सा समरी दे दूं, समरी इन द सेंस कि एक इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनसे मैं परिचित करा दूं आपको कि ये वर्ड्स हैं क्या, इनका मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ताकि जब मैं आगे इनको डिटेल में आपको पढ़ाऊं, ये सारी चीज़ें जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊं एक एक टॉपिक उठा के, तो आपको ये चीज़ें एकदम अलग सी नहीं लगे, एकदम एलियन चीज़ें नहीं लगे आपको एटलीस्ट दिमाग के कोने में आपके हो कि हाँ ये मतलब होता है इसका, ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं इसमें, अब इसी का हम लोग को डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। तो बेसिकली मैंने कोशिश की है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में, मैं पॉइंट्स में आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ, थोड़ा थोड़ा बता दूँ, ताकि आगे नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक टॉपिक उठा के, जैसे प्लानिंग उठा लिया या मिक्स्ड इकोनॉमी उठा लिया, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस पर डिटेल में मैं आपको डिटेल नोट्स दे दूंगी, डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में जो पहला टॉपिक हमने देखा था इसमें हमारे यूनिट 1 में, वो था प्लानिंग, योजना। तो स्टार्ट करते हैं। योजना क्या, योजना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की योजना बनाना, प्लानिंग करना, मतलब कि कोई एक गोल सेट कर लेना, कोई एक हमने गोल सेट कर लिया और उसके लिए हम लोग अपना योजना बना रहे कि अच्छा इसको कैसे हम लोग को, इस अपने लक्ष्य को कैसे पाना है हम लोग को, और इसके लिए हम लोग को कौन सा मेथड यूज़ करना है पाने के लिए, किस किस तरह से कौन कौन से रास्ते हमको चुनने हैं इसको पाने के लिए। तो अगर हम लोग एक तरह से देखें तो जो प्लानिंग होती है ना हमारी, वो भविष्य के संदर्भ में की जाती है। भविष्य में कोई चीज़ होने वाली है तो उस संदर्भ में हम लोग अपने वर्तमान में उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि घर में कोई फंक्शन मान लीजिए होना है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में कोई फंक्शन अगर होना है, जैसे आपके यहाँ ये हो गया कि चलो हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग के फ्रेंड्स में भी ऐसा होता होगा कि इसकी बर्थडे आ रहा है तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, तो बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करते हैं हम लोग। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, मिल बैठ के प्लानिंग होने की जगह क्या होता है कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन गया, तो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल को छोड़ करके बाकी सब उस ग्रुप में ऐड हो गए और डिस्कशन होने लगा कि कैसे क्या करना है बर्थडे में। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, केक कौन लाएगा, बर्थडे प्लानिंग, केक कौन लाएगा, डेकोरेशन कहाँ होना है, कैसे होना है, बलून्स किस कलर के होंगे, और गिफ्ट्स किसको क्या क्या देना है। तो ये सब क्या होता है, प्लानिंग का एक पार्ट होता है, योजना बनाते हैं आप लोग। तो इसी तरह जो इकोनॉमी में क्या होता है ना, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए योजना बनाई जाती है और ये इसको एक टाइम दिया जाता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लानिंग के संदर्भ में, योजना के संदर्भ में। पहला ये कि सेटिंग ऑफ गोल, ऑब्जेक्टिव सेट होता है, आपका लक्ष्य आपका निर्धारित किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि एक टाइम लिमिट दी जाती है, एक समय की सीमा बांध दी जाती है कि इस समय सीमा के अंदर हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इसको प्लानिंग कहते हैं। और उसके लिए हम लोग जो भी कदम उठाते हैं, जो कुछ भी स्टेप्स लेते हैं, जो कुछ भी पॉलिसीज़ बनती हैं इंडिया में,
इंडियन इकोनॉमी में उसके गवर्नमेंट जो कुछ भी स्टेप्स लेती है, पॉलिसीज़ बनाती है, रेगुलेशन बनाती है और भी जो कुछ भी चीज़ें करती है गवर्नमेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सब ये प्लानिंग का पार्ट होता है। ठीक है, दो अंग प्लानिंग के क्या होते हैं, एक तो सबसे जो कहते हैं ना प्री रिक्विजिट किसी चीज़ को, मतलब पहले से होना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें क्या होती हैं प्लानिंग की, दो होती हैं। पहला तो ये होता है कि एक लक्ष्य होना चाहिए, दूसरा समय सीमा आपकी होनी चाहिए, निश्चित समय सीमा में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम लोग स्टेप्स लेते हैं, जो कुछ भी हम लोग रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसको प्लानिंग कहते हैं। तो आगे हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडियन इकोनॉमी का हम लोग जब देखेंगे प्लानिंग का, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सर एम विश्वेश्वरैया जो थे, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है इंडिया का। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग के जो जनक थे, इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब आर्थिक योजना के जो जनक थे, उनको किसको कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। याद रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने बुक लिखी थी, नाम क्या था बुक का, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो इसका नाम था भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था या भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। किस ईयर में ये बुक आई थी, 1934। फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के सुयोजन के सुनियोजित अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को। बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। किस ईयर में आई थी, 1934। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। सेकेंड, इसमें देखा इन इंडिया द रोल ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज वॉज प्लेड बाय प्लानिंग कमीशन अंटिल 2014। आफ्टरवर्ड्स नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। 2014 तक जो था ना, इंडिया में प्लानिंग का काम, योजना बनाने का काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का था। किसका था, योजना आयोग का था। ठीक है, प्लानिंग, रोल ऑफ प्लानिंग एक्टिविटी, योजना के संदर्भ में जो कुछ भी हम लोग को स्टेप्स लेने हैं या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होनी है हमारी, एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे, अब जो भी हमारे क्या कहते हैं, हाँ, एक स्टेप्स लेने हैं या पॉलिसी बनानी है, उसका काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का था, योजना आयोग का था 2014 तक। 2014 में क्या आया, नीति आयोग आया। नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग आया 2014 में, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। देखिए 2014 तक ना 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे हमारे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट अब तक कौन सा कितना 5 ईयर प्लान हुआ, 11 5 ईयर प्लान्स पूरे हुए हैं। 11 पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से पूरी तरह से अडॉप्ट की गई थी, हो गई थी। 11वीं 5 वर्षीय योजना कब खत्म हुई थी, 2012 में। 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि 2012 से 2017 का जो पीरियड था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, उसमें 2014 में प्लानिंग कमीशन को ही वो कर दिया गया, कहते हैं खंडित कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को खंडित कर दिया गया और उसकी जगह क्या आया, नीति आयोग आया। रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारी पूरी नहीं हो पाई। पूरी योजना खाली 11 पंचवर्षीय योजना रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक होनी थी, लेकिन 2014 में खत्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को, तो उसके साथ साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना को भी रोक दिया गया। अब नीति आयोग का क्या मतलब होता है, नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये पूरा नाम है उसका। ठीक है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा और एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान नाम है हिंदी में, इंग्लिश में नीति आयोग का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और मैं आप लोग को एक सलाह दूंगी कि नीति आयोग का जो नाम है ना, उसको इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि नीति NITI उस हिसाब से फुल फॉर्म बनाया गया है उसका। ठीक है, हिंदी के रिलेशन में नहीं उसका फुल फॉर्म नीति आयोग का बनाया गया है, इंग्लिश के रिलेशन में बनाया गया है। तो आप इंग्लिश के रिलेशन में ही फुल फॉर्म याद रखें उसका, तो आपके लिए आगे फ्रूटफुल होगा। 3 चीज़ें हो गई हमारे यहाँ पे प्लानिंग का। हम लोग मैंने आपको एक मोटा सा एक आइडिया दे दिया प्लानिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को प्लानिंग में पढ़ना है पंचवर्षीय योजना, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग की किस तरह के कौन सी योजना किस तरह के बनाते हैं। 3 साल का प्लान रहता है, एक 7 साल का प्लान रहता है एक, तो ये सारी चीज़ें रहती है नीति आयोग की।
मैं इन डिटेल आपको प्लानिंग पूरा अच्छे से कवर करूंगी, लेकिन मुझे मोटा मोटा इंट्रोडक्शन आपको देना था इसका, तो मैंने वो दे दिया। सेकंड टॉपिक हमारी जो हमने देखा था यूनिट 2 की, वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में दिया था। पार्ट 2 इंडियन इकोनॉमी का जो मैंने बेसिक्स का पार्ट 2 दिया था, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसको भी देखिए, तो आपको मीनिंग समझ में आएगी। तो बेसिकली मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। वो अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों का मेल होता है, दोनों का मिक्सिंग होती है, दोनों का एलिमेंट्स दोनों के होते हैं, दोनों के कुछ क्या कहते हैं फीचर्स अगर होते हैं तो उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब बेसिकली अगर हम लोग देखें मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप दोनों होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे ओनरशिप किसकी होती है? सरकार की भी होती है, ठीक है, और आपके बिजनेसमैन, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन की भी होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है भारत का। तो वही लिखा है इसमें, इंडिया हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया की, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर, ठीक है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, वो दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आर सेटअप सच एज डिफेंस इंडस्ट्रीज, बेसिक इंडस्ट्रीज, पावर जनरेशन एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर में क्या क्या आते हैं? सार्वजनिक सेक्टर या हम लोग सरकारी क्षेत्र का अगर बोले तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो जिनका राष्ट्रीय महत्व हो, जैसे डिफेंस, हमारे आर्मी, आर्म्स एंड आर्मी नेशन, आर्मी की इंडस्ट्रीज आती है, आर्मी आती है हमारी प्राइवेट सेक्टर में, रेलवे आता है, बेसिक इंडस्ट्रीज में रेलवे आता है, फूड आता है, वो होता है ना क्या कहते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किस में आता है? पब्लिक सेक्टर में आता है। ठीक है, पावर जनरेशन में जैसे कि भेल आ गया, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, और हमारा NTPC आ गया, पब्लिक सेक्टर है, ये सब आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर में बेसिकली राष्ट्रीय महत्व की इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ जो बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड हो। तो बेसिक नीड्स जो होती है, कुछ पब्लिक गुड्स होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया और फूड हो गया, ग्रेन, मतलब ये सब हो गए, तो ये सब बेसिक नीड्स में आते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ ये सब करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक नीड्स की इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, राष्ट्रीय महत्व की इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, और वो हमारे पब्लिक सेक्टर में आती हैं। थर्ड पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ कॉम्प्लीमेंट्री रोल अलॉन्ग विथ पब्लिक सेक्टर, ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है ना, वो पब्लिक सेक्टर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साथ साथ चलने वाला, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने वाला पब्लिक सेक्टर को, या कहते हैं साथ साथ चलने वाला। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। सरकारी इंडस्ट्रीज भी हैं, कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, और दोनों साथ साथ चलती हैं इंडियन इकोनॉमी में। ऐसा नहीं कि कोई एक चल रहा है या कोई एक चल रहा है तो एक पे रोक लगा दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साथ साथ चलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर्स, ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है इंडिया का, उनको पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने की छूट मिल गई है। पब्लिक सेक्टर में कैसे? जैसे आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, सरकारी कंपनीज जो होती है, उसमें क्या होता है 51% शेयर होना चाहिए गवर्नमेंट का, बाकी 49% शेयर किसी का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है। तो वही होता है, ठीक है, 51% गवर्नमेंट का शेयर है, 49% में प्राइवेट है, तो प्राइवेट इन्वेस्ट तो कर रहा ना उस कंपनी में। क्या मतलब हुआ इसका कि प्राइवेट को पब्लिक में इन्वेस्ट करने के लिए छूट मिल चुकी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें अपना पैसा लगा सकते हो आप पब्लिक सेक्टर की कंपनीज में। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन इन मोस्ट सेक्टर स्टार्टेड ओनली आफ्टर 1991। इट हैज़ प्रोवाइडेड अ मेजर मच नीडेड बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। देखिए,
1991 में एक वर्ड टर्म आया था जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी एरा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका एलपीजी एरा का फुल फॉर्म था। तो 1991 के बाद जो था ना वो हमारा जो पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेटाइजेशन था उसको एक बूस्ट मतलब क्या कहते हैं हम लोग की एक तरह से उसको ना बढ़ोतरी हो गई, उसकी प्राइवेटाइजेशन में बढ़त हो गई। ठीक है, इसके पहले ज़्यादातर जो कंपनीज थी, ज़्यादातर जो सेक्टर्स थे या ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले रखी थी। क्यों? क्योंकि उनमें ना गवर्नमेंट का फोकस पहले क्या था ना कि हम लोग को सबको हर चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले रखी थी। तो उससे क्या हुआ था कि गरीबों को भी इजीली मिल जाती थी हर चीज़। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया, सरकार ने ये ऑब्जर्व किया, ये देखा कि जो गवर्नमेंट के जो कंपनीज है ना उसमें काम अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है उसमें, और हमारी जो कंपनी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। मतलब क्या था ना कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था जब, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, बाहर का कुछ हमारे यहाँ आ नहीं सकता, हमारा कहीं बाहर जा नहीं सकता, तो कोई कंपटीशन नहीं था हमारी इकोनॉमी में। प्राइवेटाइजेशन खाली गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज गवर्नमेंट के अधीन थी, प्राइवेट सेक्टर्स का कम था। तो उसमें क्या था ना कि फिर कंपटीशन, इंडिया में अंदर भी कंपटीशन नहीं था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस तरह नहीं चल पाएगा, इस तरह तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो ही नहीं पाएगा। हम लोग खाली जो है ना वो हम लोग खाली सब फ्री में देने में रह जाएंगे और कंपनीज हमारी अच्छी काम नहीं करेंगी, कंपनीज लॉस में चली जाएंगी। इस तरह से बहुत लॉस में गवर्नमेंट कंपनीज जा रही थी। तो गवर्नमेंट कंपनीज को लॉस से बाहर निकालने के लिए ना हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट किया। ठीक है, इंडिया में प्राइवेटाइजेशन अडॉप्ट हुआ, निजीकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, निजीकरण की जो वो थी रणनीति थी वो शुरू की गई इंडिया में। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनीज में काम अच्छा नहीं हो रहा था, सबको हर चीज़ प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया था कि उसके बाद कंपनीज लॉस में चली जा रही थी। ठीक है, कंपनी में काम अच्छे से नहीं हो रहे थे, तो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया, निजीकरण शुरू कर दिया। ये काफ़ी सारी गवर्नमेंट कंपनीज का निजीकरण हुआ और इससे क्या हुआ ना कि हमारे अर्थव्यवस्था में कॉम्पिटिशन बढ़ा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जब साथ में आए और प्राइवेटाइजेशन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेटाइज हुई, तो हमारे जो हमारा अर्थव्यवस्था थी उसमें कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा जिस बूस्ट की ज़रूरत थी, जिस विकास की ज़रूरत थी ना, किक की ज़रूरत थी जिसको हम लोग बोलते हैं, या जिस तरह से एक तरह से समझ मेडिसिन की ज़रूरत थी हमारे इकोनॉमी को, वो मेडिसिन मिली और हमारी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो विकास की राह में आगे बढ़ी। ठीक है, थर्ड टॉपिक है हमारे इस यूनिट का पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल इन अ जोग्राफिकल एरिया, अ नेशन और अ स्टेट एक्सेट्रा। ठीक है, क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल मतलब लोगों की संख्या। ठीक है, जनसंख्या अगर हम लोग जनसंख्या को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो क्या होगा? जन और संख्या। जन मतलब क्या होता है? सिटीजन। ठीक है, लोग, आपके यहाँ के कंट्री के लोग या एक पर्टिकुलर हम लोग जगह के लोग। ठीक है, और संख्या मतलब नंबर। तो नंबर ऑफ पीपल, जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल इन अ जोग्राफिक एरिया, नेशन और अ स्टेट। नंबर ऑफ पीपल, संख्या, लोगों की संख्या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह पे। वो जगह क्या हो सकती है? वो एरिया क्या हो सकती है? वो एरिया एक नेशन भी हो सकता है, वो एरिया एक स्टेट भी हो सकता है, वो एरिया एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, एक सिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों की क्या संख्या है, इसको हम लोग जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है फॉर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, टू थ्योरीज इन रिलेशन टू पॉपुलेशन आर गिवन। शिक्षा के संबंध में या जानकार, अगर हम लोग देखें लर्निंग के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, अभ्यास के संबंध में ना दो थ्योरीज दी गई, दो सिद्धांत दिए गए हैं पॉपुलेशन के। कौन कौन से सिद्धांत है? पहला, पॉपुलेशन प्रिंसिपल बाय थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, नाम याद रखिएगा। पॉपुलेशन प्रिंसिपल बाय थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। पॉपुलेशन प्रिंसिपल मतलब जनसंख्या सिद्धांत किसके द्वारा? थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। सेकेंड आता है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, किसने दिया? एडविन कैनन। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने? ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया? एडविन कैनन। तो दो थ्योरी है पॉपुलेशन की। पहला
पॉपुलेशन प्रिंसिपल, जनसंख्या सिद्धांत, किसने दिया उसको? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। दूसरा आता है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, किसने दिया? एडविन कैनन। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं सेंसस पे। सेंसस सबको पता है, जनगणना 10 साल में एक बार की जाती है। क्या मतलब होता है उसका, उसको देखते हैं। Population census is the total process of collecting, compiling, analyzing demographic, economic and social data of all persons in a country at a specific time. जनगणना मतलब क्या होता है? पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया होती है किस चीज़ की? कलेक्टिंग, जुटाने की, कंपाइलिंग, उसको क्या कहते, कंपाइल करने को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि उसको एक जगह इकट्ठा करने की। ठीक है, कंपाइलिंग को हम लोग बोलते हैं एक जगह इकट्ठा करने की। तो जुटाने की, इकट्ठा करने की, ठीक है, और एनालाइज करने की। एनालाइज करने मतलब उसको उस पर विचार करने की। ठीक है, उसको एनालाइज करने मतलब हाँ विचार करने की कह सकते हैं, या उस पर क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं विश्लेषण करने की। ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने की, कंपाइल करने की और एनालाइज करने की, मतलब इकट्ठा करने की, उसका कंपाइल करने की, मतलब उसको एक जगह करने की, और दूसरा उसका विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल। डेमोग्राफिक को हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक मतलब होता है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कि यूथ कितने हैं और ओल्ड एज, एल्डर पीपल कितने हैं हमारे यहाँ। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और सोशल मतलब सामाजिक डेटा। तीनों डेटा को कलेक्ट करने की, कंपाइल करने की और एनालाइज करने की, सारे लोगों के, जितने लोग हैं इन अ कंट्री एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक कंट्री में, एक राष्ट्र में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं उनके हर तरह की डेटा, चाहे वो आर्थिक डेटा हो, चाहे वो उनकी अपनी निजी डेटा हो, सबको इकट्ठा करने की, सबसे पहले उसको जुटाने की, फिर उसको इकट्ठा करने की, फिर उसका विश्लेषण करने के प्रोसेस को सेंसस, जनगणना कहते हैं। ठीक है, टिल डेट 15 सेंसस हैज बीन कंडक्टेड इन इंडिया बिगनिंग इन 1882 एट एवरी 10 ईयर। ठीक है, आज की डेट तक 15 सेंसस जो थे, 15 जनगणना इंडिया में हुई है। 1882 में पहली जनगणना हुई थी, और तब से हर 10-10 साल पर जनगणना होती है। इंपॉर्टेंट है, कब तक होता है? एट एवरी 10 ईयर। कितना हुआ? 15 सेंसस अब तक हो चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आज तक कितने सेंसस हुए इंडिया में? 15। कितने साल पे होते हैं? 10-10 साल पे। पहला कब हुआ था? 1882 में। अब हम देखते हैं लास्ट सेंसस, आखिरी, मतलब अब तक इसके पहले सेंसस कब हुआ था? 2011 में हुआ था, और उसके हिसाब से अपनी पॉपुलेशन कितनी थी? 125.203 करोड़। ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के हिसाब से। नेक्स्ट सेंसस कब होगा हमारा? अगला सेंसस कब होगा? 2021 में होगा। और प्रेजेंट पॉपुलेशन अपनी कितनी है? 138.73 करोड़। ठीक है, 138.73, 138.73 करोड़ हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है। तो लास्ट सेंसस 2011, नेक्स्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 में होगा। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारी 138.73 करोड़। इंपॉर्टेंट है, याद कर, लिख लीजिएगा आप लोग, कहीं नोट कर लीजिएगा उसको। चौथी टॉपिक हमारी है पॉवर्टी, गरीबी। ठीक है, तो इन इंडिया द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी एम्फेसाइजेज ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया के हिसाब से गरीबी क्या होती है? गरीबी का जो परिभाषा है वो किस संदर्भ में ली गई है? मिनिमम जिसको हम लोग न्यूनतम लेवल ऑफ लिविंग, मतलब हमारा जो जीविका का न्यूनतम दर्जा जो होता है वो उसके हिसाब से ली गई है, रीजनेबल के हिसाब से नहीं ली गई है। ठीक, रीजनेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब एक पर्टिकुलर हम लोगों ने सेट कर दिया क्राइटेरिया, और उस हिसाब से उसको देख लिया कि यार इतना नहीं मिल रहा है, तो ये तो उचित लेवल ऑफ लिविंग नहीं होती। रीजनेबल मतलब होता है उचित लेवल ऑफ लिविंग नहीं, उचित दर्जा नहीं, और क्या कहते हैं, मिनिमम, न्यूनतम दर्जे ऑफ लिविंग के हिसाब से हम लोगों ने इसको डेफिनेशन निकली है पॉवर्टी की इंडिया में। ठीक है, पॉवर्टी एज इज डिफाइंड एज लैक ऑफ इनकम टू एक्वायर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्या होता है? लैक ऑफ इनकम, आय की। ठीक है, आय की स्कैर्स, लैक मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, आय की कमी,
इनकम की लैक ऑफ इनकम मतलब आय की कमी टू एक्वायर मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। एक्वायर मतलब होता है कि हमारे पास आ जाए, हम लोग उसको उसका यूज कर सके, किसका, मिनिमम नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा मकान, हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि आपकी पॉवर्टी या गरीबी उसको कहते हैं, वो इंसान गरीब उसको कहा जाता है हमारे यहाँ जिसके पास इतनी भी आय ना हो, जिसकी जो अपनी मिनिमम नेसेसिटीज जो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ का बेसिक, वो पूरी कर सके, अपने आय से वो पूरी कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी। बेसिक नेसेसिटीज, मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उसकी कवर ना हो पाए, तो लैक ऑफ इनकम की वजह से, भैया लैक ऑफ इनकम की वजह से, ये नहीं कि इनकम बहुत है कहीं और उड़ा रहा है और पूरी नहीं कर रहा है तो उसको पॉवर्टी नहीं, उसको गरीब नहीं बोलेंगे। इनकम ही नहीं है इसलिए पूरी नहीं हो पा रही है उसकी ज़रूरतें, ठीक है, उसकी न्यूनतम ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इस किसकी वजह से, आय में कमी की वजह से, ठीक है, कम आय की वजह से उसकी न्यूनतम ज़रूरतें भी ज़िंदगी की पूरी नहीं हो पा रही, तो उसको हम लोग गरीबी बोलेंगे, ठीक है, उस इंसान को गरीब बोला जाता है, ठीक है। Poverty line as in 1970s defined minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in rural and urban area, ठीक है। पॉवर्टी लाइन जो है, गरीबी रेखा 1970 में डिफाइन की गई थी। उसके हिसाब से क्या होता है, न्यूनतम रोज़ की जो मतलब कैलोरी कितनी ज़रूरी होना है, कितना कैलोरी एक इंसान को, एक पर इंसान को, ठीक है, एक एडल्ट इंसान को पर डे में कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए खाने की, उस हिसाब से डिफाइन की गई। तो मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरी क्या था, 2400 कैलोरी रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र के एक एडल्ट के लिए दिन भर की कैलोरी 2400 होनी चाहिए, ठीक है। और डेली रिक्वायरमेंट एक दिन की, ठीक है, डेली की रिक्वायरमेंट होती है 2400 कैलोरी। और अर्बन एरिया में क्या होनी चाहिए, 2400 एंड 2100 कैलोरी फॉर रूरल एंड अर्बन रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। 2400 रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी एडल्ट पर्सन रूरल एरिया, 2100 कैलोरी अडल्ट पर्सन अर्बन एरिया, ये मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट थी कैलोरी की, ठीक है। अगर इससे कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन को गरीब माना जाएगा, ठीक, गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। अगर इतना नहीं मिल पा रहा है एक पर्सन को तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा, ठीक। In the year 2000, poverty line for a person was fixed at rupees 328 per month for rural area and 454 per month for urban area. 2000 में, सन 2000 में पॉवर्टी लाइन जो थी वो पर्सन की, वो इनकम के हिसाब से सेट की गई। इनकम के हिसाब से जो गरीबी रेखा थी वो इंसान की सेट की गई। तो एक आदमी को गरीब कब माना जाएगा, या उसको बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे कब माना जाएगा, अगर उसकी इनकम 328 रुपये पर महीना रूरल एरिया में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो 328 रुपये पर महीने से कम है। और अगर अर्बन एरिया में है, शहरी जगह पे है, तो उसका 454, ठीक है, 454 रुपये पर महीने से उसका अगर कम इनकम है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। गरीबी रेखा सेट हो गई थी 328 रुपये पर मंथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 454 रुपये पर मंथ महीना, 454 रुपये महीना शहरी इलाके के लिए। अगर इससे कम कोई एडल्ट कमा रहा है, पर पर्सन था, एक पर्सन इससे कम कमा रहा है, इससे कम उसकी आय है, तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो अगर इस तरह हम लोग देखें ना, तो 454 को हम लोग 450 मान के चलें अगर, तो उस हिसाब से कितना हुआ, 5 लोगों का परिवार है, अगर 450 रुपये मान के चलो तो कितना हो गया, 2500 रुपये ना, नहीं कितना हुआ, 2550 रुपये, 2550 रुपये पर मंथ होना चाहिए आपका, ठीक है। 450 इंटू 5 कीजिए, ठीक है, तो 2550 रुपये आपका पर मंथ होना चाहिए। 5 लोगों का अगर परिवार है आपका, आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो इतना आपको 2550 रुपये अगर आप पर महीने नहीं कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो, ठीक है। अच्छा, इसका देखिए, सेकंड देखिए इसका कि नीति आयोग एस्टिमेट periodically poverty line and poverty ratios for each year based on data captured by National Sample Survey Office NSSO। नीति आयोग डिटरमाइन करता है, एस्टिमेट करता है, निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, गरीबी रेखा और गरीबी रेशियो जो होता है हमारा, पॉवर्टी रेशियो और पॉवर्टी लाइन, ये दोनों कौन निर्धारित करता है, नीति आयोग। हर साल और उसका डेटा कहाँ से आता है, कौन उसकी डेटा लेके आता है, राष्ट्रीय परिपति दर सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो होता है वो उसकी डेटा लेके आता है, डेटा इकट्ठा करता है
ठीक है, संगठित करता है डेटा इसकी पॉवर्टी, और नीति आयोग उस डेटा के आधार पे पॉवर्टी लाइन और पॉवर्टी रेशियो डिटरमाइन करता है, एस्टिमेट निर्धारित करता है। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट अगर देखा जाए तो 25.7% इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल इंडिया। ठीक है, प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 25.7% जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन की ग्रामीण क्षेत्र में वो गरीबी रेखा के नीचे है, और 13.7% जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्र के जो 13.7% पॉपुलेशन है शहरी क्षेत्र की, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको ध्यान से। ठीक है, एज इन 2019 17% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्ट्रगलिंग विद पॉवर्टी। अब अगर हम लोग दोनों को मिला दें, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों को मिला दें अगर, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो है 17%। 17% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज भी गरीबी झेल रही है, गरीबी की मार झेल रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, If a person is working 8 hours a day, does not involve himself in any productive work, he is said to be unemployed। मतलब कोई अगर इंसान है वो 8 घंटे रोज काम कर रहा है, लेकिन वो किसी काम को उत्पादन के काम अपने जो ये जो कर रहा है 8 घंटे के कार्य को उत्पादन के काम में नहीं लगा रहा है, तो उसको हम लोग बेरोजगार बोलेंगे। 8 घंटे पर डे वो काम कर रहा है लेकिन उससे कुछ उत्पादन प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है। 8 घंटे पर डे क्या किसी के साथ बैठ के बात कर रहा है, दारू पी रहा है 8 घंटे पर डे, ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा है। 8 घंटे पर डे काम तो है भैया, दूसरी जगह जा रहा है और 8 घंटे पर डे कर रहा है, पर कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है ना, उत्पादन नहीं हो रहा ना उससे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड बोलेंगे उस पर्सन की, वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसके पास वो बेरोजगार है। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, दूसरा होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी बोलते हैं, और फिर इनवॉलेंट्री अनैच्छिक बेरोजगारी। फुल एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रोजगार, इसको क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल्ड बॉडी पर्सन, हर सक्षम आदमी, ठीक है, हु इज विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट इज इन फैक्ट एम्प्लॉयड। सिचुएशन वो क्या परिवेश, एक परिवेश या एक सिचुएशन जिसमें क्या कहते हैं कि जो भी सक्षम इंसान है, ठीक है, और सक्षम भी है वो, और वो जो वेज रेट चल रही है ना, जो मजदूरी दर प्रचलित है इस समय हमारे उसमें इकोनॉमी में, उस पर काम कर रहा है, ठीक है, वो सक्षम भी है और वो जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम भी कर रहा है, दोनों चीज़ें हैं जिसके साथ, उसको हम लोग एम्प्लॉयड बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एम्प्लॉयड है, इसके पास रोजगार है। ठीक है, दूसरा आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी। इसको तो आप लोग ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से जो बेरोजगार है, ठीक है, सिंपल सा है इसका, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, अगर इसको हम लोग वर्ड से भी देखें, इंग्लिश वाले भी देखें, वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, अपने से खुद से कोई चीज़ करना, ठीक है, किसी के फोर्सफुली ना करना या किसी के बहकावे में कहने में आके कोई काम नहीं करना, अपने मन से जो काम हम लोग करते हैं उसको वॉलेंट्री बोलते हैं, उसी को ऐच्छिक भी बोलते हैं। तो ऐच्छिक बेरोजगारी नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर अपने मन से वो इंसान बेरोजगार है, अपने 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 उसका मन है कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, तो वो ऐच्छिक बेरोजगारी में आता है। फिर भी इसका मतलब बता देती हूँ, इट रेफर्स टू दोज पर्सन्स हु आर नॉट विलिंग टू डू वर्क थ्रू दो सुटेबल वर्क इज अवेलेबल फॉर देम। उनके लिए काम है, उनके हिसाब से, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से काम उनके लिए है, मौजूद है काम, लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहते, अनिच्छुक है वो कि हम काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ऐच्छिक बेरोजगार बोला जाता है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड पीपल बोला जाता है। थर्ड आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इट ऑकर्स व्हेन दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ गोइंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क। ठीक है, तीन हम लोग ने दो देख लिया। पहला क्या देखा कि प्रचलित मजदूरी दर पे कोई काम करना चाह रहा है और उसको काम मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति बोलेंगे उसको। दूसरा हमने बोला कि जो इंसान है वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, वेज रेट मतलब जो प्रचलित मजदूरी दर पे वो काम ही नहीं करना चाह रहा है, तो उसको हम लोग ऐच्छिक बेरोजगार बोलेंगे। अब इन दोनों को अगर मिला दीजिए कि पर्सन काम करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए काम ही नहीं है, वो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाह रहा है, तैयार है काम करने के लिए, लेकिन काम है ही नहीं उसके लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अपने मन से वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, पर वो उसकी मजबूरी है, उसके पास काम ही नहीं है करने को, उसके लायक मतलब काम मिल ही नहीं रहा है उसको, तो वो
अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। ये देख लीजिए, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय जेएम किन्स। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको नोट कर लीजिएगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसने किसने डेवलप किया? जेएम किन्स। इनका नाम कई बार आपको इकोनॉमिक्स में सुनाई देगा क्योंकि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे वो, तो याद रखिएगा इनका नाम। मिक्स्ड इकोनॉमी का भी इन्होंने ही दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है, जेएम किन्स ने। फिर आगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट 2 बार तो इतने दिनों में आ गया नाम इनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6वां टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू क्षेत्रफल, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है हमारा सबको पता, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तब भी, नहीं हैं तब भी पता ही होगा आपको क्या है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध कारक आय, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है? मनी वैल्यू, ठीक है, आर्थिक वैल्यू जो होती है उसकी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी उत्पाद, ठीक है, और हमारे यहाँ की सेवा जो भी है, ठीक है। उत्पाद में आ जाएगा आपका कुछ भी उत्पाद, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर का उत्पाद, मतलब हाँ, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के जो भी फाइनल गुड्स थे उनका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, और सर्विस सेक्टर के जो भी प्रोड्यूस थे उनका वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू, क्या कहते हैं, आर्थिक वैल्यू जो उसकी थी, उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो वो किस में आएगा? वो, ठीक है, वो भी कब, कहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, घरेलू क्षेत्रफल में, बाहर प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, इनसाइड इंडिया, ठीक है, घरेलू क्षेत्रफल में। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध कारक आय जो होती है। नेशनल टेरिटरी में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू को जब ऐड कर देंगे, वो कब होनी चाहिए? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी हुई है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल जो होता है, उस साल के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से मनी वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज की, प्लस ऐड उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध कारक आय, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो राष्ट्रीय आय निकलती है, नेशनल इनकम निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा, ये अभी कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ आपको, मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ। कैलकुलेशन उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें उसको इंक्लूड ज़रूर करूँगी मैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, ठीक है। प्रेजेंट 2019-20 का जो नेशनल इनकम था इंडिया का, वो था 181.10 लाख करोड़, ये नेशनल इनकम थी इंडिया की, ठीक है, 2019-20 में। अब आगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कुछ चीज़ें हैं नेशनल इनकम में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका मैं फुल फॉर्म भी बता रही हूँ, उसको मैं डिटेल में जब मैं पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मतलब जितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में, ठीक, उसको। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध देशीय उत्पाद। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति, तो पता ही होगा हर व्यक्ति, टोटल इनकम जितनी होती है इंडिया, नेशनल इनकम को अगर आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका पीसीआई निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का आप समझ में आ ही गया होगा। हाँ, और देखिए एनएनपीएफसी जो होती है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। भैया नेशनल इनकम कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं करते हैं, ये जो मैंने आपको ऊपर टर्म्स बताए थे ना, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इन्हीं के बेसिस पे नेशनल इनकम जो होती है वो कैलकुलेट होती है। तो उस हिसाब से अगर कोई आपको बोले, अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाए और उसमें बोले कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। एनएनपीएफसी को हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और कॉमन लैंग्वेज में उसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आए नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? याद रखिएगा, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, ठीक है। 7वां हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका थोड़ा देखते हैं हम लोग क्या होता है। इन द ईयर 1990 यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में अगर इसका मतलब देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, ने रिलीज की थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने रिलीज की थी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने रिलीज की थी। कब रिलीज की थी? 1990 में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इन 1990 द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचांक का जो कॉन्सेप्ट था 1990 में ही डेवलप हुआ था। किसने दिया था? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दिया था मानव विकास सूचांक का कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत दिया था, ठीक है, 1990 में ही दिया था। 1990 में दो चीज़ें हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट भी आई थी, यूएनडीपी ने दी थी, और 1990 में मानव विकास सूचांक भी आया था। किसने दिया था? महबूब उल हक ने, याद रखिएगा, महबूब उल हक ने दिया था, ठीक है। तो अब देखा जाए कि ये एचडीआई होता क्या, किस बेसिस पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं, मानव विकास सूचांक किस बेसिस पे निकलता है, ठीक है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, इन तीन की बेसिस पे जो होता है, ये तीन एलिमेंट होते हैं, ये तीन अंग होते हैं जिसके बेसिस पे ना कैलकुलेट किया जाता है। किसको कैलकुलेट किया जाता है? एचडीआई को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, इन तीनों के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देख लें। मिनिमम वैल्यू ऑफ एचडीआई कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। 0 और 1 के बीच में वो जो होता है, इसको ऐसे लिख, मतलब उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0, ठीक है, 0, और उसके बाद ग्रेटर देन एचडीआई ग्रेटर देन 1, ठीक, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी, ग्रेटर देन का साइन ये होता है ना, ये साइन होता है, मैं कंफ्यूज रहती हूँ ग्रेटर देन के साइन में, ठीक है। तो 0 एचडीआई और 1, ठीक है, 0 और 1 के बीच में जो रहता है वो एचडीआई घूमता रहता है, ठीक। 0 से ज़्यादा वैल्यू होती है एचडीआई की और 1 से कम होती है, ठीक। माइंड मत कीजिएगा, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है ये लेस देन और मोर देन के साइन में, ठीक है, फिर मैंने करेक्ट कर लिया, ओके, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तब हम अब देखते हैं, इंडिया रैंक्ड 129 ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विद द एचडीआई ऑफ 0.647। इंडिया की रैंक कितनी है मानव विकास रिपोर्ट में? 129, 129 रैंक है उसकी। अगर सारे देशों का एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचांक देखा जाए तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 129 रैंक है, और एचडीआई कितना है इंडिया का? 0.647, ठीक है, 0.647 एचडीआई और 129 रैंक है, ठीक है। 2017 के हिसाब से नॉर्वे जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एचडीआई टॉप करता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट में नॉर्वे कंट्री जो है वो टॉप पे है, फर्स्ट पे है 2017 के हिसाब से, ठीक है। और उसका एचडीआई कितना है? 0.953। देख रहे हैं आप एक के कितना नज़दीक इसका है, बाप रे। हम लोग तो 64% के आसपास हमारे यहाँ डेवलपमेंट है, इंडिया के 95% के आसपास, बहुत ज़्यादा, टॉप तो करेगा ही, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या टॉपिक है हमारा? एग्रीकल्चर, ठीक। एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इन अकाउंटिंग पीरियड, एग्रीकल्चर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर इज 1 जुलाई टू 31 जून। बाकी सबके जो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, वित्तीय वर्ष जो बाकी सब चीज़ों का होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन एग्रीकल्चर का और आरबीआई का, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर का और आरबीआई का, इन दो का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 जुलाई से 31 जून तक होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मौसम के आधार पर, ठीक है, मौसम के आधार पर भारतीय कृषि फसल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से 3 भाग हैं? खरीफ की फसल, खरीफ क्रॉप्स, रबी की फसल, और जायद की फसल, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स को देखते हैं। टाइम क्या होता है उनका? जुलाई से अक्टूबर। ये फसलें कब आती हैं? जुलाई से अक्टूबर के बीच में आती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? उदाहरण राइस, ठीक है, मक्का, जवार, बाजरा, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना एक्सेट्रा, ये सारी खरीफ की फसल में आती है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है रबी की फसल।
रबी क्रॉप, रबी की फसल। रबी की फसल का टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, अवधि क्या होती है इसकी, नवंबर टू मार्च इनकी अवधि होती है। नवंबर टू मार्च के बीच में जो फसलें आती हैं उसको रबी की फसल बोला जाता है। और उसके एग्जाम्पल क्या है, वीट मतलब गेहूं, बार्ली मतलब जौ, मटर, सरसों, सूरजमुखी एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है, रबी की फसल में आता है। अब जायद की फसल, जायद की फसल का क्या जो अवधि होती है वो होती है मार्च से जून तक, ठीक है। उसमें क्या आता है, तरबूज आता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन मतलब खरबूज, और भी जो भी गर्मियों की सब्जियां और फल होते हैं ना वो सब आता है। तो याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट दो ही मतलब अवधि और एग्जाम्पल, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई से अक्टूबर क्या आता है हमारा, खरीफ। नवंबर से मार्च क्या आता है हमारा, रबी। और जायद आता है हमारा मार्च से जून, मार्च से जून तक जायद आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हमारा आएगा खरीफ, और फिर नवंबर से लेकर मार्च तक फिर हमारा क्या आएगा, रबी, ठीक है। एग्जाम्पल आपने सबके देख लिए। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में ही कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी कितना है 2018-19 के हिसाब से। एग्रीकल्चर का इंडिया की जीडीपी में कितना शेयर है, 14%, 14.4%। और एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर कितनी है, शेयर जीडीपी में 14.4% है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट में शेयर देखा जाए एग्रीकल्चर का तो 43.21% है, बहुत ज़्यादा है भैया, 50% के आसपास है ये टोटल एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, इसका शेयर। अब आता है हमारा रिवॉल्यूशन, हम लोग इसमें रिवॉल्यूशंस बहुत सारे पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था ना कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजिकल यूज़ के लिए आया था ये हरित क्रांति। फिर येलो रिवॉल्यूशन सरसों वगैरह के लिए आया था। ब्लू रिवॉल्यूशन किस लिए, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मत्स्य हुआ या और भी समुद्री उत्पादों के लिए आया था। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन दूध के लिए आया था। तो बहुत सारे रिवॉल्यूशन, टोटल 15 रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी। तो अभी आप इतना ही देख लीजिए। तो अभी मैंने देखा पिंक रिवॉल्यूशन मीट प्रोडक्शन के लिए आया था, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए आया था, पेट्रोल्स और उसके उत्पाद के लिए आया था। ग्रे धूसर क्रांति किसके लिए थी, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए आया था, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए आया था ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट तो बताई दी। ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए, हरित क्रांति टेक्नोलॉजिकल यूज़ होना चाहिए एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए आई थी। श्वेत क्रांति किसके लिए आई थी, दूध के लिए आई थी, ठीक है। येलो पीली क्रांति किसके लिए आई थी, मस्टर्ड के लिए आई थी। ब्लू नीली क्रांति किसके लिए आई थी, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट के लिए आई थी। रेड रिवॉल्यूशन के लाल क्रांति किसके लिए आई थी, टोमेटो और मीट, टमाटर और मांस के उत्पाद के लिए आई थी। और पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति किसके लिए आई थी, मीट प्रोडक्शन। इसके साथ साथ बहुत सारी है, ब्राउन रिवॉल्यूशन है, राउंड रिवॉल्यूशन है, और भी बहुत सारी रिवॉल्यूशन है जो हम लोग जब उसको कवर करेंगे एकदम हम लोग डिटेल में एग्रीकल्चर को तब देखेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक से आपका हफ्ते में 2 क्लासेस चलेंगे इकोनॉमी के, और मैं एक टॉपिक उठा के यूनिट 1 के एक टॉपिक उठा के उसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपको अगर एक आइडिया मिल गया कि किस वर्ड में से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम इस वीडियोस में है आपको, जो आपको समझ में नहीं आई, कोई वर्ड समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी टफ इंग्लिश वर्ड है उसका हिंदी में लिख दूँ, पर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा वर्ड रह गया जो समझ में नहीं आया, मैंने हिंदी नहीं बताई उसकी, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के उसको ऑल पे सेट कीजिए, ताकि आने वाले जीएस के और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आपसे। नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक उठा के उसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में मैं उसको समझाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।